नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित सिंघल और मैं हूं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट। देखिए, आज हमारा 6th लेक्चर है और हम आरएएस मेंस के लिए पढ़ रहे थे। आपको याद होगा, आरएएस मेंस 2018 अपना निकट है। आरएएस मेंस आरपीएससी ने डेट डिक्लेयर कर दी है, ठीक है। और हमारा जो आज टॉपिक रहेगा वो रहेगा ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग। या आप इसको अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, ठीक है। ये जो टॉपिक है यूनिट 3 के अंदर आता है, पेपर 1 के अंदर और पार्ट सी के अंदर, ठीक है। देखो दोस्तों, ये जो पार्ट सी है और पार्ट बी है, पार्ट बी किसका है? मैनेजमेंट का। ये दोनों टॉपिक आपस में जुड़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा है ना, इंटरलिंक है। तो क्योंकि मैंने भी मैनेजमेंट पूरा नहीं किया है, मैनेजमेंट के 5 लेक्चर हुए हैं, लेकिन मैं पूरा मैनेजमेंट एक साथ नहीं करा सकता आपको। रीज़न क्या? क्योंकि उसके बहुत सारे टॉपिक ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग से लिंक करते हैं। इन्होंने जो सिलेबस का क्लासिफिकेशन किया है वो थोड़ा ठीक तरीके से नहीं किया, ठीक है ना। आपने कई जगहों पे देखा होगा, जो एथिक्स है वो मैनेजमेंट में डाल रखा है या मैनेजमेंट के अंदर एथिक्स डाल रखा है। कुछ टॉपिक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के हैं जो एथिक्स में डाल रखे हैं। मतलब इधर उधर इंटरचेंज हो रहा है ना। बिहेवियर के अंदर कुछ टॉपिक एथिक्स के हैं, तो इन्होंने इस तरीके से कुछ किया है। तो अपन को क्या है कि अपन ये मानते हैं कि मैनेजमेंट और अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग एक साथ क्लब करा हुआ टॉपिक है और अपन इसके एक एक टॉपिक को उठा रहे हैं। आज अपना जो मेन टॉपिक रहेगा इसके अंदर रहेगा ऑडिटिंग। ऑडिटिंग का मीनिंग और उसके ऑब्जेक्टिव्स। दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया, मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, तो इसलिए अपन को ऑडिटिंग और मतलब हमारे ऑडिटिंग बहुत डिटेल में पढ़ते हैं हम लोग, है ना। हमारे ऑडिटिंग की सीए आईपीसीसी के अंदर, इंटरमीडिएट के अंदर और सीए फाइनल के अंदर बहुत मोटी मोटी किताबें होती हैं, लेकिन अपने एक इतनी सारी चीज़ें नहीं है। अपन को तो केवल इतना है कि अपन 1-2 पेज लिख पाएँ, अगर मैक्सिमम एग्जाम में पूछ ले तो, ठीक है। तो अपन को 2-3 पेज याद करके जाने और एग्जाम में जैसा भी क्वेश्चन पूछे उसका जवाब दें, है ना। अपने सिलेबस में ये टॉपिक मेंशन किया हुआ है, ऑडिटिंग का मीनिंग और उसके ऑब्जेक्टिव्स। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों स्टार्टिंग से कि ऑडिटिंग का मीनिंग क्या होता है। देखो, ऑडिट मतलब क्या होता है? ऑडिट वर्ड बना है लैटिन वर्ड से, ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब होता है टू हेयर, सुनना, ठीक है। ये क्या है? ये वर्ड लैटिन वर्ड है। ये आपको एग्जाम में डेफिनेशन के लिए लिखना है, ठीक है। अब इससे कुछ लेकिन समझ में नहीं आ रहा तो मैं आपको सिंपल भाषा में समझाता हूं, आम आदमी की लैंग्वेज में। देखो दोस्तों, ऑडिट मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को चेक करना। ऑडिट मतलब क्या होता है? चेक करना या एग्जामिनेशन करना, एक ही बात है। चेक करना बोल लो, एग्जामिनेशन कर लो। किसका एग्जामिनेशन हो रहा है आपकी बार? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का, ठीक है। साथ के साथ नोट्स बनाते हुए चलना। अगर आप ये नोट्स बना लोगे तो आपका काम हो जाएगा अच्छी तरीके से एग्जाम में, ठीक है, और आप अच्छे आंसर्स लिख पाओगे। ऑडिटिंग मतलब क्या होता है? चेक करना या एग्जामिनेशन करना। किसको? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एन एंटिटी। ये पूरी डेफिनेशन चल रही है, इसको मिटा देता हूं मैं। विद अ व्यू टू एक्सप्रेस ओपिनियन देयर ऑन ट्रू एंड फेयर। अब आप सोचोगे क्या लिख दिया भाई अंग्रेजी के अंदर, तो समझो। देखो, ऑडिट मतलब क्या है? ऑडिट इज अ चेक ऑब्लिक एग्जामिनेशन, और थोड़ा और कंसाइज प्रिसाइज में लिख सकते हैं, ऑडिट इज अ इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। मतलब ऑडिट क्या होता है? चेकिंग करना होता है। देखो दोस्तों, हुआ क्या था कि अकाउंटिंग आपको पता है कि जब से व्यापार है, ठीक है ना, बिजनेस है, बिजनेस बहुत पहले से है। अपन सिंधु घाटी सभ्यता में पढ़ते हैं कि वो सभ्यता कैसे बनी, क्योंकि वो ट्रेडिंग करती थी, व्यापार करती थी आपस के अंदर, है ना, ठीक है। आपने ये भी देखा होगा कि वो ट्रेडिंग उस टाइम की इजिप्ट सिविलाइजेशन से भी करती थी, और सुमेरियन सिविलाइजेशन थी उस टाइम पे जो ईरान की थी,
उससे भी ट्रेडिंग करती रहती थी, मतलब सभ्यताओं का आपस में गुड्स खरीदना बेचना चलता रहता था। ठीक है। इवन उसके बाद भी अपन ने देखा है कि जितनी भी बड़ी बड़ी एम्पायर्स है, जैसे अपन ने रोमन एम्पायर के बारे में कभी पढ़ा है एशियंट हिस्ट्री के अंदर, कुशांस। कुशांस जो थे इंडिया के अंदर, जैसे कनिष्क था एक राजा है ना, वो सिल्क रूट पे कंट्रोल रखता था जो इंडिया से निकलता था, चाइना से उसका ओरिजिन था, और वो पूरे वेस्ट एशिया की तरफ जाता था, यूरोप की तरफ जाता था। ठीक है। तो मतलब व्यापार जो है वो आज की बात नहीं है, 5000 साल पहले, मतलब सबसे पहली सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता से जो है चलता आ रहा है, इंडस वैली सिविलाइजेशन से। जब व्यापार चलता आ रहा है तब से अकाउंट्स भी चलते आए होंगे। ठीक है ना, क्योंकि कोई भी अगर मान लो किसी को सामान बेचता है, सामान खरीदता है, तो उसके रिकॉर्ड रखना बहुत जरूरी है, आप भी ये बात जानते हैं। ठीक है। अब होता क्या है कि रिकॉर्ड कैसे रखेंगे, उसके लिए कुछ पर्सन्स होते हैं स्पेसिफिक, जिन्हें बोलते हैं, पहले बोलते थे मुनीम, है ना। आपने देखा होगा कई लोग मुनीमगिरी करते थे ना। ठीक है। तो मुनीम मतलब कौन, जो अकाउंट्स रखते हैं, हिसाब रखते हैं पूरा का पूरा। फिर क्योंकि अकाउंट्स रख लिए पूरे के पूरे, मुनीम ने अकाउंट्स बना लिए, मुनीम जी ने, अब उसके बाद क्या करना होता है, कई बार उनको अकाउंट्स को चेक करने की भी आवश्यकता पड़ती है कि ये अकाउंट सही है या नहीं है। उस चेक करने को क्या बोलते हैं अच्छी लैंग्वेज के अंदर, है ना, शानदार लैंग्वेज के अपन के अंदर बोलते हैं उसको ऑडिट करना। ऑडिट मतलब क्या होता है, अकाउंट्स को चेक करना, एग्जामिन करना। ठीक है। क्यों कर रहे हैं भाई ऑडिट अपन, देखो होता क्या है, आजकल ऑडिट की जरूरत बहुत ज्यादा हो गई है, क्योंकि जब से कंपनियां बनी हैं, ठीक है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, उसके बाद से कंपनियां बनना चालू हो गई बहुत ज्यादा। ठीक है। इंग्लैंड के अंदर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था, औद्योगिक क्रांति अपन पढ़ते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर, तो कंपनीज बनना चालू हो गई। कंपनीज के अंदर आपने देखा होगा एक कॉन्सेप्ट होता है कि ओनरशिप अलग पर्सन के पास होती है और उसका मैनेजमेंट अलग पर्सन के पास होता है। ओनरशिप मतलब क्या होता है, मालिकाना हक। तो ओनरशिप कंपनीज में किसके पास होती है, शेयर होल्डर्स के पास होती है। और मैनेजमेंट कंपनी में किसके पास होता है, मैनेजमेंट कंपनी में होता है जो डायरेक्टर्स के पास। ठीक है दोस्तों, आपने ये बात नोटिस करी होगी। तो जो भी कंपनी है, जैसे आईसीआईसीआई बैंक ले लो, तो आईसीआईसीआई बैंक के शेयर होल्डर हैं क्या मार्केट में, बिल्कुल हैं। तो ये कौन होते हैं, ओनर होते हैं। ठीक है। लेकिन ये लोग डे टू डे काम नहीं कर सकते, कंपनी में जाके ये नहीं बोल सकते कि आईसीआईसीआई बैंक के चेयरमैन को, पहले चेयरमैन चंदा कोचर थी, लेकिन अब उनको रिटायर होना पड़ गया कंपलसरी, क्योंकि उन्होंने क्या है थोड़ी सी गड़बड़ियां कर दी, है ना, और सीबीआई इंक्वायरी बैठी हुई है, आपको पता ही होगा चंदा कोचर के ऊपर। और मतलब पहले कौन था मैनेजमेंट के अंदर जो हेड था, एक तरीके से चंदा कोचर, जो आईसीआईसीआई बैंक की सीईओ थी, चेयरमैन थी। ठीक है। तो कंपनीज के अंदर मैनेजमेंट जो होता है किसके पास होता है, डायरेक्टर्स के पास होता है, लेकिन ओनरशिप किसके पास होती है, शेयर होल्डर के पास। अब आप सोचो, ओनरशिप मतलब इन्होंने कंपनी के अंदर क्या लगाया है, पैसा। इन लोगों ने कंपनी के अंदर क्या लगाया है, पैसा। ठीक है। और ये पैसा लगा के किसको दे चुके हैं, कंपनी को दे चुके हैं। और उस पैसे को मैनेज कौन कर रहा है, कंपनी के डायरेक्टर्स। ठीक है। अब इनको अपने पैसे की टेंशन होगी नहीं होगी, हर किसी को अपने पैसे की टेंशन होती है। आज आप किसी भी पर्सन को पैसे दोगे तो आप सोचोगे ना कि वो जो पैसा है उसका हो क्या रहा है, ठीक है ना, वो मुझे वापस मिलेगा नहीं मिलेगा, आपके माइंड में टेंशन आएगी। इसी तरीके से सेम टेंशन किनके माइंड में रहती है, इन बेचारे शेयर होल्डर के माइंड में रहती है। ठीक है। तो ये लोग कंपनी को पैसा देके बैठे हैं, और कंपनी उसको और कंपनी पैसा लेती क्यों है, क्योंकि उसको इन्वेस्ट करती है और वो प्रॉफिट कमाती है उस पैसे से। ठीक है। यही काम चलता है, अपन पढ़ते हैं शेयर के अंदर, डिबेंचर के अंदर, आपने 5 लेक्चर के अंदर ये सीखा है अभी तक। ठीक है। अब होता क्या है कि शेयर होल्डर जो है वो मैनेजमेंट पे कैसे भरोसा करेंगे, क्योंकि अकाउंट्स की बनाने की जिम्मेदारी किसकी होती है, अकाउंट्स कौन बना रहा है, अकाउंट्स की बनाने की जिम्मेदारी किसकी है, मैनेजमेंट की है। जो वहां पे प्रबंधन है उसकी जिम्मेदारी है, डायरेक्टर्स की जिम्मेदारी अकाउंट्स बनाने की। इसका मतलब ये नहीं कि डायरेक्टर खुद अकाउंट्स बनाएंगे, वो अपने अंडर में कुछ एम्प्लॉयज रखेंगे और वो अकाउंट्स जो है कंपनी के बना के तैयार करेंगे। ठीक है। अकाउंट्स मैं आपको बता देता हूं क्या क्या प्रकार के होते हैं। मेन अकाउंट जो आपको याद रखने हैं वो 3 अकाउंट्स याद रखने हैं ना। ठीक है। सबसे पहला बैलेंस शीट। बैलेंस शीट को हिंदी में कहते हैं चिट्ठा।
ठीक है, चिट्ठा। दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, और तीसरा कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो बताओ जरा, कंपनी में अकाउंट्स कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, है ना। ठीक है, सबसे पहला बैलेंस शीट, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस, और तीसरा कैश फ्लो। हर कंपनी ये 3 अकाउंट्स बनाती है। मैं इसके बारे में आपको डिटेल थोड़ा थोड़ा बताऊंगा, अपन को इस पर पीएचडी तो करनी नहीं है। ठीक है, तो हर बैलेंस शीट कंपनी की क्या बताती है? पोजीशन। मतलब क्या कि कंपनी की असेट्स एंड लायबिलिटी कितनी है। असेट्स क्या होती है? संपत्ति, और लायबिलिटी क्या होती है? दायित्व। तो बैलेंस शीट क्या बताती है? किसी भी कंपनी की असेट्स एंड लायबिलिटी। ठीक है, ये असेट्स एंड लायबिलिटी क्या होती है? जैसे मान लो कंपनी के पास फर्नीचर है, बिल्डिंग है, लैंड है, मशीन है, कैश है, ये सब कंपनी का क्या है? असेट्स, संपत्ति। लायबिलिटी क्या होती है? कंपनी के जो दायित्व होते हैं, जो भी कंपनी का लोन होता है, कंपनी ने बैंक से लोन लिया तो वो क्या है? कंपनी की लायबिलिटी है। ठीक है, तो बैलेंस शीट जो होती है, चिट्ठा जो होता है, वो क्या बताता है? कंपनी की जो पोजीशन है, स्थिति, इसे अपन बोलते हैं कंपनी की पोजीशन या स्थिति बताना। ठीक है, दूसरा पॉइंट प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, ये क्या बताता है कि कंपनी एक साल में कितना प्रॉफिट कमा रही है। ठीक है, कंपनी एक साल में कितना प्रॉफिट कमा रही है, ये कौन बताता है? प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। एक चीज ध्यान रखना, कंपनी हर साल अकाउंट्स बनाती है। ठीक है, और जो अकाउंट्स बनाने का ईयर होता है इंडिया में मेनली 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है, आपने सुना होगा इसके बारे में। ठीक है, हालांकि जो अब मध्य प्रदेश जो है वो इंडिया का ऐसा पहला राज्य बन गया है जिसने अपना ईयर क्या करा है? 1 जनवरी से 31 दिसंबर। ठीक है, वैसे नॉर्मली अपना ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च रहता है, इसे फाइनेंशियल ईयर भी कहते हैं, वित्त वर्ष। लेकिन अब क्या है कि मध्य प्रदेश इंडिया में पहला राज्य बन चुका है जिसका ईयर क्या है? 1 जनवरी से 31 दिसंबर, जिसे बोलते हैं कैलेंडर ईयर। ठीक है, तो हर साल कंपनी अकाउंट्स तीनों के तीनों बनाती है। बैलेंस शीट क्या होता है? जो पोजीशन बताती है कंपनी की साल के एंड में। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट क्या होता है? जो कंपनी का प्रॉफिट और लॉस बताता है। देखो भाई, बिजनेस जो होते हैं बड़े प्रैक्टिकल होते हैं। कोई भी व्यापारी व्यापार क्यों करेगा अगर उसको यही नहीं पता कि वो प्रॉफिट कमा रहा है लॉस कमा रहा है? तो वो हर साल चेक करता है कि वो प्रॉफिट कमा रहा है कि लॉस कमा रहा है। ठीक है, आपको पता है, थोड़ा सा आइडिया देता हूं मैं आपको। रिलायंस का 1 साल का जो नेट प्रॉफिट है वो करीबन 4000 करोड़ के आसपास है। 4000 करोड़ नेट प्रॉफिट, सोचो आप कितना ज्यादा प्रॉफिट है। ठीक है, तो ये कैसे पता लगा? कंपनी के अकाउंट्स बनाने पे। अगर कोई कंपनी अकाउंट्स नहीं बनाएगी तो फिर अपन ये जानकारी नहीं ले सकते। ठीक है, और तीसरा कैश फ्लो स्टेटमेंट, इसे बोलते हैं रोकड़ प्रवाह। कैश फ्लो मतलब रोकड़ प्रवाह। ठीक है, रोकड़ जानते हो आप, कैश को रोकड़ कहते हैं, फ्लो मतलब प्रवाह, और स्टेटमेंट मतलब जो सिंपल अपन ऐसे कोई भी फॉर्म, ये स्टेटमेंट होता है एक तरीके से ना, यहाँ पे कुछ भी लिखते रहते हैं अपन और यहाँ पे उसका अमाउंट आता रहता है। तो अपन को इतना डिटेल में नहीं जाना, बस आपको ही समझना है कि कंपनी अपने 3 स्टेटमेंट बनाती है। इसमें जो भी कैश आ रहा होता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट में जो भी पैसा आ रहा होता है और जो भी पैसा जा रहा होता है पूरे साल भर के अंदर, मान लो कंपनी ने मशीन खरीदी, फर्नीचर खरीदा, बिल्डिंग खरीदी, लैंड परचेज करी, लैंड बेची, ठीक है, ये सब चीजें किस में आएगी? कैश फ्लो स्टेटमेंट में आएगी। तो ये तीनों चीजें जो है वो कंपनी क्या कहलाते हैं? अकाउंट्स, या आप इसको और भी सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हो फाइनल अकाउंट्स। इनको कहते हैं फाइनल अकाउंट्स क्योंकि ये ईयर के एंड में बनते हैं। ठीक है, तो बताओ जरा, पूरा का पूरा ऑडिट का कॉन्सेप्ट क्या है? ऑडिट का कॉन्सेप्ट ये है कि ऑडिट मतलब क्या होता है? चेक करना अकाउंट्स को। क्यों कर रहे हैं चेक, बताओ? कॉन्सेप्ट ये है कि कंपनीज में ओनरशिप और मैनेजमेंट क्या है? अलग अलग है। पैसा किसका लगा है? शेयर होल्डर का। इसलिए वो चिंता में है कि भाई पैसा जो है वो कंपनी के मैनेजमेंट के पास है, डायरेक्टर्स के पास है, और वो उस पैसे को यूज कर रहे हैं। तो उनके माइंड में टेंशन होगी नहीं होगी? ठीक है, होगी। सारे के सारे अकाउंट्स कौन बना रहा है? जिम्मेदारी किसकी अकाउंट्स बनाने की? डायरेक्टर्स। है या नहीं है ये बात सही कि ये जिम्मेदारी किसकी? डायरेक्टर्स की। अब क्या होता है, कंपनीज के अंदर पॉसिबिलिटी होती है कि डायरेक्टर क्या कर सकते हैं?
अकाउंट्स के अंदर मैनिपुलेशन कर सकते हैं। मैनिपुलेशन मतलब छेड़छाड़ कर सकते हैं, अकाउंट्स को जो है गलत बना सकते हैं। कौन बना सकते हैं गलत बताओ? मैनेजमेंट बना सकते हैं, और ऐसा कई बार हुआ भी है। आपने एक नाम सुना होगा, एक कंपनी है सत्यम इंडिया की, है ना, ठीक है। 2008 में इसके अंदर फ्रॉड सामने आया था कि एक कंपनी का डायरेक्टर था जिसका नाम था रामालिंगम राजू, ठीक है। तो रामालिंगम राजू ने क्या किया कि कंपनी के अंदर 5,000 करोड़ रुपए का कैश फर्जी दिखाया जो था ही नहीं कंपनी के पास। सोचो कंपनी क्या कर रही है, जबरदस्ती अपनी बुक्स में 5,000 करोड़ का कैश दिखा रही है और वो कंपनी के पास है ही नहीं, था ही नहीं। वैसे इसे अकाउंट्स की लैंग्वेज में बोलते हैं कि कंपनी ने क्या किया है, विंडो ड्रेसिंग करी है। विंडो ड्रेसिंग मतलब कि कंपनी ने उसके ऊपर लिपा पोती कर दी है, ठीक है ना, अकाउंट्स के ऊपर, और अकाउंट्स को काफी गड़बड़ किया है, ठीक है। तो कंपनियां ऐसा करती रहती है। अब बताओ इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है कि जो शेयर होल्डर हैं वो कंपनी की क्या कराएं, ऑडिट कराएं, ठीक है, उसके अकाउंट्स को चेक करवाएं। क्यों? देखो भाई, अच्छा इस शेयर होल्डर ने पैसा क्यों खरीदा है, मतलब शेयर क्यों खरीदा है? आप ये मत समझना कि शेयर होल्डर बेचारा बहुत अमीर आदमी होगा इसलिए वो पैसा लगा रहा है शेयर कंपनी के अंदर, ऐसा नहीं होता है। कई बेचारे छोटे छोटे लोग भी कंपनी के शेयर खरीदते हैं। जैसे मान लो एक पर्सन है जिसका नाम है एक्स, उसको अपनी बेटी की शादी करानी है, उसकी बेटी है बिल्कुल छोटी, उसको 20 साल बाद उसकी बेटी की शादी करानी है, और उसने क्या किया, उसको ये लग रहा है कि 50 लाख रुपए उसको 20 साल बाद चाहिए। तो वो क्या कर सकता है, अभी वो कंपनी किसी कंपनी के शेयर परचेज कर सकता है। मान लो उसको लगता है कि रिलायंस जो है वो टॉप कंपनी है, मुकेश अंबानी जो है वो बहुत आगे जा रहे हैं, तो वो मुकेश अंबानी की कंपनी के रिलायंस के शेयर परचेज कर सकता है। अब वो क्या कहलाएगा, कंपनी का शेयर होल्डर कहलाएगा, मालिक कहलाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लो, अच्छा उसने रिलायंस के शेयर क्यों खरीदे हैं? क्योंकि उसको पता है कि रिलायंस जो है बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। उसको कैसे पता है रिलायंस अच्छा परफॉर्म कर रही है? क्योंकि उसको पता है कि हर साल जो रिलायंस है अपना प्रॉफिट डिक्लेयर करती है कि उसका प्रॉफिट है हजारों करोड़ के अंदर, ठीक है, उसके ऊपर कर्जा भी बहुत कम है, और ये सब बातें हैं। उसकी सेल्स भी अच्छी है, परचेज भी बढ़िया है, गवर्नमेंट को टैक्स भी टाइम टू टाइम देती है, और सबकी सब बातें उसकी अच्छी है, ठीक है। ये बात रिलायंस के सामने आ रही है, ठीक है। लेकिन अगर मान लो ये पता लगे जब उस आदमी ने शेयर खरीदे उसके बाद कि रिलायंस के जो अकाउंट्स बने थे उसमें बहुत सारा फर्जीवाड़ा था, ठीक है, उसमें बहुत सारी गलतियां थी, और इतना प्रॉफिट तो रिलायंस ने अर्न ही नहीं किया, कमाया ही नहीं, लेकिन फिर भी रिलायंस उस प्रॉफिट को दिखा रही थी। कैसे दिखा रही थी? रिलायंस क्या कर रही थी, अपने प्रॉफिट को जानबूझ के ज्यादा दिखा रही थी ताकि शेयर होल्डर जो है उस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करें, कंपनी को पैसा दें, है ना, और जो मुकेश अंबानी है वो क्या है, उस पैसे का मिसयूज कर सकें, ऐसा उनके माइंड में था, ठीक है। तो सोचो उस बेचारे की क्या हालत होगी जिसने अपनी जो जमा पूंजी है उस शेयर को खरीदने में लगाई थी, और उसके सपने थे कि उसके बेटी की शादी हो, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकल डिफिकल्टी आती है, इस प्रॉब्लम को बोलते हैं, ठीक है। मैं आपको टेक्निकल ज़्यादा नहीं ले जाना चाहता क्योंकि हम ऑडिट को बहुत डीप में पढ़ते हैं, तो मैं आपको इतना बस केवल आप एक कॉन्सेप्ट बिठाने की कोशिश कर रहा हूँ दिमाग में, ठीक है। इस प्रॉब्लम को बोलते हैं एजेंसी प्रॉब्लम। तो एजेंसी प्रॉब्लम क्या होती है दोस्तों, कि जहां पे जो ओनरशिप होती है और जो मैनेजमेंट होता है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। सबसे मेन ये बात है कि ऑडिट की जरूरत पड़ी, वरना कोई जरूरत नहीं पड़ती ऑडिट की, ठीक है। अच्छा सर, और क्या कोई कारण है क्या ऑडिट की जरूरत का? जैसे मान लो, ये तो आपने कंपनी का एग्जाम्पल दिया, अब मान लो कोई दुकानदार है, तो दुकानदार ने खुद का पैसा लगाया है, खुद ही बिजनेस कर रहा है, ठीक है। जैसे मान लो आपकी गली के अंदर कोई किराने की दुकान है, वो खुद का पैसा लगा रहा है, खुद ही बिजनेस कर रहा है, तो क्या उसे भी ऑडिट की रिक्वायरमेंट है क्या? तो उसकी ऑडिट, ओनरशिप और मैनेजमेंट तो खुद उसके हाथ में है, खुद ही ओनर है, खुद ही मैनेजमेंट कर रहा है। लाला की दुकान सुना होगा ना आपने नाम कभी, ठीक है। तो अब इस केस में ऑडिट क्यों करवा रहे हैं बताओ? क्योंकि कई बार ऑडिट करवाने के लिए कौन कहता है, गवर्नमेंट कहती है। सर ये ऑडिट करवाने के लिए गवर्नमेंट क्यों कहती है? क्योंकि गवर्नमेंट को क्या लेना होता है, लोगों से टैक्स लेना होता है। गवर्नमेंट बिजनेसमैन से, व्यापारी से क्या लेती है, कर लेती है, टैक्स लेती है। तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, बोलती है कि भाई आप ऑडिट करा के लेके आओ। मैं आपको बताता हूँ, सिंपल हमारा एग्जाम्पल देता हूँ। हमारी एक घड़ी डिटर्जेंट पाउडर की एजेंसी है ना, लालगोड़ा चाय घड़ी डिटर्जेंट पाउडर की। तो हमारा जितना भी टर्नओवर होता है, हम एक कंपनी वंपनी नहीं है, सिंपल एक मान लो दुकान है हमारी, ठीक है।
और हमारा जो भी टर्नओवर हो रहा है साल भर में, जितनी भी सेल हो रही है, उसमें मान लो हमारा जो साल भर का प्रॉफिट आया वो आया 5 लाख रुपए, साल भर का प्रॉफिट आया, और हम कह रहे हैं गवर्नमेंट को कि भाई 20,000 रुपये हमारा टैक्स बना ले लो, तो गवर्नमेंट क्या बोल रही है, हम कैसे विश्वास करें? तो हम बोलते हैं फिर कैसे करोगे आप विश्वास, बताओ? तो गवर्नमेंट कहती है आप सीए से क्या कराओ, ऑडिट कराओ। तो इसलिए हमें क्या करनी पड़ती है, सीए से ऑडिट करनी पड़ती है। ठीक है, वो बात अलग है कि मैं ही सीए हूं तो फिर हम ही ऑडिट कर देते हैं उसकी। तो बात समझ में आ रही है इसकी? तो क्या होता है कि गवर्नमेंट जो होती है वो टैक्स लेने के लिए भी क्या करवाती है, ऑडिट करवाती है अकाउंट्स की। और क्या रीजन होता है, कई बार गवर्नमेंट क्या करती है, कॉस्ट ऑडिट भी कराती है। जैसे मान लो क्या है कि कोई फार्मा कंपनी है, ठीक है, दवाइयाँ बनाने की कंपनी है। अब आपको पता होगा दवाइयाँ बनाने की कंपनियों के साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि वो दवाइयों की ओवर प्राइस लेती है। 10 रुपए की दवाई मार्केट में 500 रुपए की भी बिक सकती है, 1000 रुपए की भी बिक सकती है। आप ये देखते हैं, टीवी में भी आता रहता है, बताते रहते हैं न्यूज़ वाले। ठीक है, तो दवाई कंपनी कैसे लोगों को बेवकूफ़ बनाती है, या फिर गवर्नमेंट को क्या कहती है कि भाई हमारी जो कॉस्ट है वो 800 रुपये आ रही है दवाई बनाने के लिए, इसलिए हम लोगों से 1000 रुपये चार्ज कर रहे हैं। लेकिन मान लो गवर्नमेंट को इस बात पे विश्वास नहीं हो रहा, गवर्नमेंट कह रही नहीं नहीं तुम्हारी 800 रुपये नहीं, तुम्हारी तो 50 रुपये कॉस्ट आ रही है, तुम 1000 रुपये में जो दवाई बेच रहे हो। तो गवर्नमेंट कंपनी बोलती है नहीं 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 हमारी तो 800 ही कॉस्ट आ रही है। तो गवर्नमेंट क्या करेगी इस केस में, गवर्नमेंट बोलेगी चलो ऑडिट करा के लेके आओ। ठीक है, गवर्नमेंट बोलेगी ऑडिट करा के लेके आओ, अपने जो खाते हैं उनको क्या कराओ, जांच कराओ, उसकी चेकिंग कराओ। ठीक है, तो उस ऑडिट को बोलते हैं कॉस्ट ऑडिट, मतलब लागत। ठीक है, ऑडिट को हिंदी में बोलते हैं अंकेषण। ध्यान रखना, एक चीज मैं बताना भूल गया, ऑडिट को हिंदी में बोलते हैं अंकेषण। तो अंकेषण मतलब क्या होता है, चेक करना, वही जो अपन पढ़ रहे हैं ऑडिट। तो कॉस्ट ऑडिट मतलब लागत अंकेषण। तो गवर्नमेंट क्या बोल सकती है, चलो भैया चेक करा के लेके आओ, लागत आपकी जो है कितनी आ रही है, चेक कॉस्ट कितनी आ रही है। ठीक है ना, दवाइयों की जरा हम भी तो चेक करें कि आप सही बोल रहे हो या गलत बोल रहे हो। ठीक है, तो ये सारे रीजंस हैं। अब मैं आपको जो डेफिनेशन मैंने लिखी थी शुरुआत में उसको समझाने की कोशिश करता हूँ। अब आपको मेरे हिसाब से ये बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, अच्छा, तो आपको सबसे मेन बात क्या समझ में आनी चाहिए पहले, कि ऑडिट करवाते क्यों हैं, क्योंकि क्या दिक्कत है, एजेंसी प्रॉब्लम, मैनेजमेंट और ओनरशिप क्या क्या होती है, अलग अलग होती है। ठीक है, तो अगर आप ये बात एग्जाम में लिख के आओगे तो उसको लगेगा कि भाई अपन ने क्या है अच्छे से पढ़ाई करी है, वरना तो फिर बुकों की रटी रटाई लैंग्वेज लिखोगे तो फिर आपको भी एग्जाम में याद करने में दिक्कत आती है। तो ऑडिट है क्या, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। इंडिपेंडेंट क्यों, एक बार बताओ, जो ऑडिट कर रहा है वो स्वतंत्र होना चाहिए नहीं होना चाहिए कंपनी के अंदर? ठीक है, बिल्कुल स्वतंत्र होना चाहिए। आपने तो सिविल सर्वेंट की भी क्वालिटी पढ़ी है, जो सिविल सर्वेंट होते हैं मतलब आईएएस आरएस, वो भी क्या होने चाहिए, स्वतंत्र होने चाहिए, इंडिपेंडेंट होने चाहिए। ठीक है, उनका एक तरफ झुकाव नहीं होना चाहिए। आपने पढ़ा होगा जब सिविल सर्वेंट की क्वालिटी होती है तो फिर उसको बोलते हैं न्यूट्रल क्वालिटी, कि हम लोग क्या होने चाहिए, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ झुकाव नहीं होना चाहिए। ऐसे ही बिल्कुल सेम टू सेम क्या कंपनी के ऑडिटर के साथ होता है। ऑडिटर किसकी ऑडिट कर रहा है, कंपनी की। ठीक है, ऑडिटर किसके कहने पे ऑडिट कर रहा है बताओ, शेयर होल्डर के। कंपनी में किसके कहने पे ऑडिट करता है ऑडिटर, शेयर होल्डर के। शेयर होल्डर क्या चाहते हैं कि हमारा जो पैसा कंपनी में लगा हुआ है, क्या बोलते हैं उस पैसे को, पूंजी, कैपिटल। ठीक है, वो बिल्कुल सही इस्तेमाल हो रही है नहीं हो रही, जरा चेक करके बताओ। यही तो बोलते हैं शेयर होल्डर। और क्या बोलते हैं कि कंपनी ने जितना प्रॉफिट दिखाया वो है या नहीं है, कंपनी ने जो अकाउंट्स बनाए सही है या नहीं है, वही तो बोलेंगे शेयर होल्डर। ठीक है, तो ऑडिटर क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट। ऐसा नहीं कि डायरेक्टर के साथ मिल जाए, डायरेक्टर के दबाव में काम करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑडिटर जो होना चाहिए स्वतंत्र तरीके से काम करना चाहिए। इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मतलब जो 3 मैंने आपको अकाउंट्स बताए थे, कौन कौन से बताए थे याद है आपको? पहला क्या था, बैलेंस शीट। दूसरा क्या था, प्रॉफिट एंड लॉस। तीसरा क्या था, कैश फ्लो स्टेटमेंट। बैलेंस शीट को क्या बोलते थे, चिट्ठा। बैलेंस शीट क्या बताती थी, फाइनेंशियल पोजीशन, स्थिति। स्थिति किस चीज की, असेट्स एंड लाइबिलिटी की, संपत्ति और दायित्व की। P&L क्या बताता है, प्रॉफिट और लॉस, जो पूरे साल भर के एंड में कंपनी ने कमाया। ठीक है, हो सकता है कमाया हो सकता है गवाया हो। ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट, रोकड़ प्रवाह, है ना, स्टेटमेंट के कंपनी ने एक फॉर्मेट बनाया है, स्टेटमेंट बनाया। तो कैश फ्लो क्या बताता है,
कंपनी के पास कितना पैसा आया साल भर के अंदर, कितना पैसा गया, कहीं से भी आया हो पैसा, कहीं भी गया हो, ये सब चीजें किस पर रिकॉर्ड करते हैं, कैश फ्लो। तो ऑडिटर क्या चेक करेगा, एग्जामिनेशन करेगा, ठीक है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इन तीनों की, ठीक है। एंटिटी, एंटिटी मतलब किसी भी कंपनी, एंटिटी मतलब होता है कोई कंपनी हो सकती है, ठीक है, कोई पार्टनरशिप फर्म हो सकती है, पार्टनरशिप फर्म समझते हो ना, जो साझेदारी के अंदर लोग बिजनेस करते हैं, 2-3 जने, कोई दुकान हो सकती है, जरूरी नहीं कोई कंपनी हो। तो हर किसी की ऑडिट होती है ज्यादातर, है ना। क्यों कर रहा है वो ऑडिट बताओ, क्योंकि उसको क्या देनी है, एक्सप्रेस करनी है ओपिनियन। एक्सप्रेस मतलब बताना है, क्या बताना है, अपनी राय बतानी है। ओपिनियन क्या होता है, राय। तो ऑडिटर क्या दे रहा है, अपनी एक राय दे रहा है कि जो अकाउंट्स हैं वो ट्रू एंड फेयर है या नहीं है। ट्रू एंड फेयर मतलब क्या होता है, सही एवं उचित। तो बिल्कुल ध्यान समझ लो अच्छी तरीके से। तो ऑडिटर को करना क्या है, ऑडिटर को बताना है कि जो वो ऑडिट कर रहा है जिस कंपनी की, ठीक है, उसके फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की, मतलब ट्रेडिंग, ये जो बैलेंस शीट है, P&L है, प्रॉफिट एंड लॉस है और कैश फ्लो है, इन तीनों चीज़ों की जो ऑडिट कर रहा है, वो ऑडिट क्यों कर रहा है बताओ, क्योंकि उसको अपनी राय व्यक्त करनी है कि ये जो अकाउंट्स है वो सारे के सारे सही एवं उचित है या नहीं है। देखो, ऑडिटर हमेशा केवल क्या देता है, अपनी राय देता है। ऑडिटर कभी ये नहीं कहता कि हाँ मैं 100% सही, वो बिल्कुल श्योर हूँ कि ये जो कंपनी है वो बिल्कुल सही प्रॉफिट बता रही है। क्यों, ऐसा क्यों नहीं कहता ऑडिटर, जबकि ऑडिटर ने तो उस अकाउंट्स को चेक किया है। ठीक है, मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ अभी, थोड़ी देर और रुको आप 5 मिनट। तो बस आप तो इतना समझो, अभी ऑडिटर कभी भी ये नहीं कह सकता कि जो अकाउंट्स है वो 100% एकदम सही है, या 100 इसमें ये गलतियां हैं, ये मैं एकदम गारंटी से कह सकता हूँ। कभी भी ऑडिटर गारंटी नहीं देता अकाउंट्स की। ऑडिटर केवल क्या दे रहा है, अपनी राय व्यक्त कर रहा है सही एवं उचित पे। ऐसा क्यों है, अब अपन ये समझते हैं। ऑडिटर बेचारा राय क्यों दे रहा है, वो एकदम 100% सही क्यों नहीं कह सकता कि ये चीज़ क्या है, सही है और गलत है। इसका रीज़न है, देखो, जो कंपनियां होती है, जैसे आप रिलायंस का एग्जांपल लो। रिलायंस कंपनी जो है वो इंडिया के अंदर भी व्यापार कर रही है। अब आप ध्यान समझो, है ना, और आप सोचो कि इमेजिन करो माइंड के अंदर, रिलायंस जो है वो इंडिया के अंदर भी बिजनेस कर रही है, बाहर भी बिजनेस कर रही है, ठीक है, दोनों जगहों पे उसके बिजनेस चल रहे हैं। रिलायंस की बहुत सारी कंपनियां हैं, ठीक है ना, और भी अंदर बहुत सारी, ठीक है ना। रिलायंस के बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं, रिलायंस फ्रेश भी है, रिलायंस इंडस्ट्रीज भी है, रिलायंस पहले कम्युनिकेशन भी था, रिलायंस पेट्रोलियम भी है, इतनी सारी चीजें हैं रिलायंस की, है ना। आप टाटा का एग्जांपल ले सकते हो। टाटा को कोई ऐसा प्रोडक्ट है ही नहीं जो टाटा का नहीं आता है, ठीक है। टाटा की आप कार्स ले सकते हो, आपको पता होगा लैंड रोवर और जैगवार जो कार्स है वो भी टाटा की है, ठीक है। टाटा की बहुत सारे ट्रक्स आते हैं, टाटा की चाय आती है, ठीक है। इतनी सारे प्रोडक्ट, मतलब अपन गिनने बैठ जाएं तो भी अपन मतलब परेशान हो जाए गिनते, 1000 प्रोडक्ट तो आराम से निकल जाए। आप एग्जांपल लो हिंदुस्तान यूनिलीवर प्रोडक्ट का, HUL का। हिंदुस्तान यूनिलीवर के प्रोडक्ट का जो पॉन्ड्स क्रीम आती है, फेयर एंड लवली क्रीम आती है, ठीक है, उसके बढ़िया बढ़िया डव आता है, पियर्स आता है, जो साबुन आते हैं, रेक्सोना साबुन उसी का आता है। ऐसे करके कम से कम 2-3 हजार प्रोडक्ट आते होंगे इन कंपनीज के, ठीक है। अब इनका डेली इतना माल बिकता है, डेली इतने बिल कटते होंगे, कम से कम डेली की डेली आप ये मान लो कि 2-3 लाख बिल जो हैं वो डेली की डेली कटते होंगे। केवल इंडिया की बता रहा हूँ मैं आपको, है ना। और साल के अंदर 365 दिन होते हैं, ठीक है। अब ऑडिटर जो है वो कब जाएगा ऑडिट करने, साल के अंत में जाएगा, जब पूरे के पूरे ट्रांजेक्शन्स खत्म हो जाएंगे, ठीक है। जो मैनेजमेंट है उसका काम क्या है, अकाउंट्स बनाएगी और वो पूरे के पूरे ऑडिटर साहब को दे देगी, लो ऑडिटर साहब ये आपके अकाउंट्स पकड़ो, इसको चेक कर लो आप अच्छी तरीके से, ठीक है। ऑडिटर गया चेक करने। अब वो चेक कैसे करेगा, ठीक है। ऑडिटर के सामने क्या होगा, बैलेंस शीट पहले, है ना, और मैनेजमेंट ने उसको बैलेंस शीट दे दी। बैलेंस शीट में क्या लिखा हुआ है, जैसे कंपनी के असेट क्या क्या है, फर्नीचर है, लैंड है, बिल्डिंग है, ये सब कंपनी के असेट है। और कंपनी के दायित्व क्या क्या है, कंपनी के दायित्व क्या ऐसे है, जैसे कंपनी ने कोई लोन ले रखा है तो ये कंपनी का दायित्व है। तो ये सब ऑडिटर को चेक करना है। चलो चेक करना चालू करते हैं। अब मान लो आप ऑडिटर हो, आपने CA कर लिया तो आप ऑडिटर बन जाते हो, ठीक है। तो आपने बोला चलो बिल्डिंग चेक करते हैं। तो बिल्डिंग चेक करने के लिए क्या करोगे भाई, बिल्डिंग का अमाउंट। अब बिल्डिंग की अमाउंट आपको मान लो 100 करोड़ रुपए बैलेंस शीट के अंदर लिख रखी है, तो आप उसको चेक करने का क्या तरीका निकालोगे, आप बोलोगे यार बिल्डिंग के कागज देख लेते हैं। बिल्डिंग खुद देख के आ जाते हैं, है ना, चेक करे आते हैं बिल्डिंग है या नहीं है। अब मान लो एक कंपनी है, रिलायंस है, जैसे उसकी
2-3 हज़ार ब्रांचें होगी रिलायंस की करीबन इंडिया के अंदर। आपने देखा होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की 18,000 से भी ज़्यादा ब्रांचें हैं। सोचो रिलायंस की बहुत सारी ब्रांचें होगी इंडिया के अंदर भी बाहर भी, ठीक है। तो क्या आप सब जगह पे जाके बिल्डिंग देख के आ जाओगे, ठीक है। और रिलायंस वाले इतना सारा खर्चा उठा लेंगे, आपका ऑडिटर हो आप, नहीं कर सकते ना, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो रिलायंस प्रूफ देगा उस पर आपको कुछ भरोसा करना पड़ेगा। रिलायंस बोलेगा ये देखो ये बिल्डिंग के कागज हैं, ये दिल्ली वाली बिल्डिंग के कागज हैं, ये मुंबई वाली बिल्डिंग के कागज हैं, ये चाइना वाली बिल्डिंग के कागज हैं, ये अमेरिका वाली बिल्डिंग के कागज हैं। आप बैठे बैठे मुंबई में ऑडिट कर रहे हो सबकी, ठीक है। तो सोच रहे हो आप इतनी सारी, मतलब वहां पे जा पाओगे आप हर जगह पे? नहीं जा पाओगे। और अगर जा भी आए तो ऑडिट करने के लिए इतना टाइम मिलता नहीं है कि भाई जहाँ से 1-2 महीना होता है ऑडिट करने के लिए। तो कितने महीने हैं आपके पास? बहुत सारा टाइम तो है नहीं ना, आपके पास बहुत ज़्यादा स्टाफ है, ठीक है। आपके पास जहाँ से 15-20 जने होंगे, 100 जने हो जाएंगे जहाँ से आप। और कंपनी देखो कितनी बड़ी है, कितने सारे ट्रांजेक्शन है, तो आप कैसे सारी की सारी चीज़ें चेक कर पाओगे, ठीक है। तो ऑडिट के अंदर केवल आप क्या करते हो, एक रीजनेबल अश्योरेंस लेते हो, ठीक है, कि ये शायद अकाउंट्स क्या हैं, ठीक है ना। अपन केवल क्या दे सकते हैं, अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं, क्योंकि अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स जो होते हैं, मतलब जो भी खरीदना बेचना होता है वो बहुत सारा होता है बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर, और अपन सब चीजों को चेक नहीं कर सकते, ठीक है। अपन केवल ऑडिटर जो होता है वो किस बेसिस पे ऑडिट करता है, सैंपल के आधार पे ऑडिट करता है, ठीक है। क्योंकि आप एक तरीके से मान लो आपको बोल दिया ये समुद्र है, इसमें मछलियां गिन के बता दो कितनी है, ये मान लो कि ये ऑडिट है, ठीक है। आप ऐसे गिन सकते हो क्या? नहीं। आपके बोले भाई सर के बाल गिन के बताओ बैठ के, तो वो भी ऑडिट का ही पार्ट हो गया एक तरीके से। आप गिन सकते हो ऑडिट सर के बाल पूरे के पूरे बैठ के एक से। या फिर आपको बोले रात को पूरे के पूरे वर्ल्ड के जो जितने भी यूनिवर्स के अंदर तारे हैं रात को जो चमक रहे हैं, चलो सबके सब गिनना चालू कर दो। तो ऐसे ही कंपनी के अंदर ऑडिट करना होता है, ठीक है। एक ऑडिटर जो है वो कभी भी कंपनी के सारे जो ट्रांजेक्शन हुए हैं उसको एक एक करके चेक नहीं कर सकता। अगर वो करने बैठ गया तो 1 साल के ट्रांजेक्शन को चेक करने के अंदर अगर 100 जने भी बैठे हैं तो हो सकता है उसकी पूरी जिंदगी निकल जाए उन 100 जनों की, और फिर भी वो बोले भैया मैं तो आत्महत्या कर रहा हूँ, मेरे को ये बस की बात नहीं है पूरे ट्रांजेक्शन को चेक करना। तो इसलिए ऑडिटर केवल क्या कर सकता है, राय दे सकता है कि मेरे नज़र में ये ट्रांजेक्शन्स क्या है, मैं अपनी ओपिनियन देता हूँ, राय देता हूँ कि ये मेरे नज़र में है सही एवं उचित। हाँ, अब आप बोलें सर अगर मान लो ऑडिटर ने राय व्यक्त कर दी अपनी कि सही एवं उचित है, और कंपनी के अंदर कोई बड़ा मिस स्टेटमेंट आ गया बाद में ना, कंपनी के अंदर कोई बड़ा फ्रॉड सामने आया, तो फिर क्या होगा? फिर चेक करेंगे कि ऑडिटर ने काम करते समय ड्यू डिलिजेंस बरता था या नहीं बरता था। ड्यू डिलिजेंस मतलब ऑडिटर ने जब काम किया था तो समझदारी दिखाई थी या नहीं दिखाई थी, ठीक है। कोई ऐसा ट्रांजैक्शन जो सामने था गलत, उसको देख के कहीं छोड़ तो नहीं दिया था, ठीक है। फिर ये पूरा केस कहाँ पे जाएगा, कोर्ट में जाएगा, और कोर्ट के अंदर जो है ऑडिटर अपनी ईमानदारी को प्रूफ करेगा, ठीक है। कंपनी भी जो है वो भी प्रूफ करने की कोशिश करेगी, और फिर ऑडिटर हो सकता है बच जाए, हो सकता है फंस जाए, ठीक है ना। जैसे सत्यम के केस में क्या हुआ था, सत्यम के केस में जो है सत्यम के अंदर रामालिंगम राजू, मैंने आपको बताया था 5,000 करोड़ रुपए का उसने फर्जी कैश दिखाया था बैंक के अंदर, और उस पर साइन कर रखे थे किसने, ऑडिटर ने। और ऑडिटर कौन था, एक बहुत बड़ी कंपनी थी इंडिया की, अगर आपको पता हो तो, PwC, ठीक है। इन्हें कहते हैं कि ये बिग 4 कंपनियां हैं पूरे वर्ल्ड की सीए की। बिग 4 के अंदर 3 और आती है, KPMG, डेलॉइट और E&Y। तो ये PwC नाम की एक कंपनी थी, ठीक है, इसने ऑडिट करी थी, ये बहुत बड़ी कंपनी है। तो अब इसमें क्या हुआ, कंपनी ने बिल्कुल भी, इस ऑडिटर ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। मतलब जो सत्यम है वो दिखा रहा है कैश कितना है उसके पास बैंक में, 5,000 करोड़ रुपए, और इस PwC ने इस कैश को बिल्कुल भी चेक करने की कोशिश ही नहीं करी, ठीक है। कैसे चेक करो, आप बोलो सर इतना सारा कैश है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है चेक करना। जिस भी बैंक में कैश पड़ा है, मान लो ये कैश पड़ा है HDFC बैंक में, तो इस PwC को करना क्या चाहिए था, HDFC बैंक के मैनेजर से एक स्टेटमेंट जारी करवाना चाहिए था कि भाई क्या HDFC बैंक के पास 5,000 करोड़ रुपए कैश पड़ा भी है नहीं पड़ा है, इतना सा करना चाहिए था। लेकिन क्या उसमें तो ये सब मिले हुए थे, तो घपलेबाजी जानबूझ के हुई है। ऐसा नहीं कि PwC से कोई गलती हुई थी, PwC उसके अंदर खुद ही मिला हुआ था इस फ्रॉड के अंदर पूरा का पूरा। तो ऐसा बहुत बार देखने को मिला है कि कई बार है ना जो ऑडिटर्स हैं वो खुद ही फ्रॉड के अंदर क्या होते हैं, एंगेज होते हैं, ठीक है।
ऐसा देखने को मिलता रहता है। तो आपको समझ में आया ऑडिट मतलब क्या होता है, ठीक है। प्रैक्टिकली भी थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। ऑडिट मतलब क्या होता है, इंडिपेंडेंट चेक। इंडिपेंडेंट क्यों, क्योंकि ऑडिटर किसी के दबाव में काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बताया जो ऑडिटर के जो साइन होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। फिर अगर अच्छा आपके पास थोड़ा सा अगर टाइम हो तो थोड़ा आप जानते हो तो 1 जुलाई को हर साल सीए डे आता है, ठीक है। सीए डे और डॉक्टर डे जो होता है वो एक साथ आता है, दोनों की दोनों एक ही दिन पे आते हैं। तो आप है ना ऐसा करना, 2017 की सीए डे की जो प्राइम मिनिस्टर मोदी है उनकी स्पीच सुनना, एक 2-3 मिनट की है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, ठीक है ना। आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, मेन पार्ट सुनना, 2-3 मिनट का ही है। तो उनमें वो क्या कह रहे हैं सीए के ऊपर, कमेंट क्या कर रहे हैं, आप वो देखना एक बार, आपको कुछ आइडिया लगेगा, ठीक है। तो इससे आपको ऑडिट के बारे में और भी समझ में आएगा इससे, ठीक है। प्रैक्टिकल नॉलेज हो जाएगी आपकी। हालांकि आपको कोई पीएचडी नहीं करनी है, बस अपन ये आज पढ़ रहे हैं, उसके बाद अपन को पढ़ना ही नहीं ऑडिट के बारे में कुछ ज़्यादा, ठीक है। लेकिन अपने 3-4 टॉपिक है ध्यान रखना ऑडिट के, जैसे एफिशिएंसी ऑडिट है, सोशल ऑडिट है। तो ये सारे टॉपिक अपन को समझने के लिए इतना डिटेल में समझना पढ़ना जरूरी था, ठीक है। एक बार समझ में आ गया फिर दोबारा कोई दिक्कत नहीं। तो अपन क्या चेक कर रहे हैं, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन किसी भी एंटिटी, एंटिटी मतलब कोई भी कंपनी हो सकती है ना, कोई भी फर्म हो सकती है, कोई भी दुकान हो सकती है, ठीक है। क्यों कर रहे हैं बताओ, क्योंकि अपन को केवल उस पर एक राय व्यक्त करनी है, ओपिनियन देनी है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। और ओपिनियन सही एवं उचित पे देनी है, ऑडिटर कभी भी गारंटी नहीं दे सकता, ठीक है। क्योंकि मैंने बताया ट्रांजेक्शन्स जो होते हैं कंपनी के अंदर बहुत सारे होते हैं, ऑडिटर की बस की बात नहीं है कि वो सबके ट्रांजेक्शन्स को एक एक करके चेक कर ले। हाँ, अगर कोई बहुत छोटी कंपनी है तो उसके ट्रांजेक्शन आसानी से चेक हो सकते हैं पूरे के पूरे, तब भी लेकिन ऑडिटर को ऐसा नहीं कहना होता कि मैं 100% गारंटी देता हूँ कि ट्रांजेक्शन सही है, ठीक है। क्योंकि ऑडिट के अंदर मान के चलते हैं कि जो अगर मान लो क्लाइंट ने बहुत ही सोच समझ के कोई फ्रॉड किया हो तो हो सकता है कि ऑडिटर की भी पकड़ में ना आए, ठीक है। समझ में आ गई ये बात। अब ये आपको ऑडिट का मीनिंग क्लियर हो जाना चाहिए और ऑडिट करते क्यों है ये क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। तो आपको एग्जाम में ये डेफिनेशन लिखनी है, ध्यान रखना। मीनिंग ऑफ ऑडिट पूछे तो, और एक लाइन लिख देना कि कंपनियां ऑडिट क्यों करवाती है, क्योंकि एजेंसी प्रॉब्लम के लिए। और एजेंसी प्रॉब्लम क्या है कि ओनरशिप और मैनेजमेंट क्या होता है, अलग अलग होता है, ठीक है। कंपनी के अंदर जो ओनरशिप होती है वो शेयर होल्डर के पास होती है, और कंपनी का जो मैनेजमेंट होता है वो किसके पास होता है, डायरेक्टर्स के पास होता है। अब अपन देखते हैं ऑडिट के उद्देश्य क्या होते हैं। बिल्कुल सिंपल, अब आपको आराम समझ में आ जाएगा ना, इतना टाइम लगेगा, ठीक है। वो तो टाइम स्टार्टिंग में इसलिए लगा क्योंकि अपन को पूरा मतलब ही समझना था ऑडिट का कि ऑडिट होती क्या है, ठीक है। अगर खाली डेफिनेशन बता देता तो आप किताब से भी पढ़ सकते हो, तो मेरी किताब मार्केट में अवेलेबल है आरएस मेंस के जीबीडी पब्लिकेशंस की, तो रोहित सिंगल नाम से। लेकिन फिर उससे फायदा क्या रहता। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट कितनी होती है, 2 तरह के ऑब्जेक्टिव होते हैं। एक तो होता है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव और एक होता है सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव मतलब प्रथम उद्देश्य और सेकेंडरी मतलब सेकंड, है ना, ठीक है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है वो अपन डिस्कस कर चुके हैं, बताओ क्या है, ओपिनियन देना। क्या लिखोगे आप एग्जाम में, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, एक्सप्रेस करना क्या, ओपिनियन। ओपिनियन किस पे देना बताओ, राय देना ट्रू और फेयर व्यू पे। किस चीज के ट्रू एंड फेयर व्यू पे, ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो ऑडिटर का काम क्या है, राय व्यक्त करना, ओपिनियन मतलब राय देना सही एवं उचित पे, किसके, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के। तो वही फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस और कैश फ्लो स्टेटमेंट। सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या है, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव। अब ये समझो सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव क्या है, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है फ्रॉड और एरर को ढूंढना, ठीक है। सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है, फ्रॉड और एरर को ढूंढना।
बताओ फ्रॉड और एरर में क्या गलती होता है, मतलब क्या डिफरेंस होता है। फ्रॉड और एरर में केवल एक ही डिफरेंस होता है, किसका, इंटेंशन का। ठीक है भाई, एरर क्या है, गलती। ठीक है, गलती कैसे हुई भाई, मैंने जानबूझ के नहीं करी, गलती हो गई। लेकिन अगर मैंने जानबूझ के किया तो वो चीज क्या कहलाती है, फ्रॉड कहलाती है। ठीक है, मेरा उसमें इंटेंशन खराब था, इसे बोलते हैं, मेरा इंटेंशन क्या था, मेलाफाइड। मेलाफाइड इंटेंशन मतलब क्या होता है कि मेरा इंटेंशन जो था, मेरी जो मंशा थी वही गलत थी। ठीक है, तो ऑडिटर का सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है, दूसरा उद्देश्य क्या होता है, फ्रॉड और एरर को ढूंढना। तो क्या करेंगे अपन, टू लोकेट फ्रॉड एंड एरर। किसके अंदर लोकेट करना फ्रॉड एंड एरर, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये ऑडिट का सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव होता है। तो ऑडिटर फ्रॉड और एरर को ढूंढने का भी काम करता है। ठीक है, आप देखो, ऑडिट ऐसा नहीं केवल कंपनीज, प्राइवेट कंपनियां करवाती है, आपने देखा होगा सरकार भी ऑडिट करवाती है। ठीक है, और इसके लिए अपन ने पॉलिटी में पढ़ा भी हुआ है पूरा का पूरा नियम, जिसे बोलते हैं कैग, कैग CAG, याद है CAG, फुल फॉर्म क्या होती है इसकी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ठीक है, तो आपको याद होगा कैग के अंदर एक पर्सन थे, ठीक है, जो कैग के हेड रहे हैं या कैग रहे हैं, जो बहुत ही ज़्यादा मतलब सच्चे इंसान एकदम बढ़िया, और जिन्होंने बड़े बड़े जो UPA के टाइम पे जो स्कैम्स हुए थे उनको पकड़ा था। ठीक है, अगर आपको नाम याद हो तो उसका क्या था, उन पर्सन का नाम क्या था, विनोद राय। ठीक है, ये कौन थे या कौन है ये ऑडिटर हैं। ठीक है, इनका काम क्या है, ऑडिट करना। अच्छा, वैसे ऑडिट कौन कर सकता है इंडिया में, एक चीज ध्यान रखना, ऑडिट कर सकता है केवल एक पर्सन, जो होना चाहिए चार्टर्ड अकाउंटेंट, है ना। चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास ऑडिट करने की पावर होती है। हाँ, कुछ ऑडिट ऐसी होती है जो कंपनी सेक्रेटरी वगैरह भी कर सकते हैं, और कुछ ऑडिट ऐसी होती है जो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट भी कर सकते हैं। लेकिन इतना डिटेल में आपको नहीं जाना, बस आप ये ध्यान रखिए कि ऑडिट करने की पावर किसके पास होती है, CA के पास होती है। और सरकार के अंदर ऑडिट करने की पावर किसके पास होती है, CAG के पास होती है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के पास होती है। इसकी स्पेलिंग, इनकी स्पेलिंग अगर आपको लिखनी है तो लिख लीजिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट। ठीक है, तो बताओ मेन ऑब्जेक्टिव ऑडिटर के कितने होते हैं, दो, एक तो प्राइमरी, ठीक है, और एक सेकेंडरी। और कई बार आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट अगर बोल रही है कि तुम्हें ऑडिट करानी ही है तो उसे बोलते हैं स्पेशल ऑडिट। तो स्पेशल ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है। ठीक है, कई बार गवर्नमेंट क्या बोलती है, स्पेशल ऑब्जेक्टिव है, ऑडिट कराओ। जैसे अभी आप एक स्कैम सुन रहे होंगे, मतलब एक केस सुन रहे होंगे पूरा, अभी अगर आपने ध्यान दिया हो तो ILFS। ठीक है, ये बहुत बड़ा केस है इंडिया का। ठीक है, इस पर ध्यान रखना आप, नीरव मोदी के बाद यही शायद चमकेगा आप सितारा बन के। इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस। ठीक है, ये एक कंपनी है बहुत बड़ी। ठीक है, इसमें LIC का शेयर है 25%, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का भी शेयर है, एक जापान की कंपनी है उसका शेयर है, और एक HDFC बैंक है, इनका शेयर है। इसने 90,000 करोड़ का लोन लिया है, 91,000 करोड़ का, 91,000 करोड़ का है ना, 91,000 करोड़, सोचो आप, इतने का लोन लिया है। और लोन लेके करती क्या थी ये कंपनी, ये लोन लेके इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोजेक्ट होते हैं, मूलभूत आधारभूत सुविधाएं होती है, उसके लिए सरकार को लोन देती थी, सरकार को और प्राइवेट कंपनीज को लोन देती थी। जैसे कोई रोड बनाना है, डैम बनाना है, जम्मू कश्मीर में एक टनल बनी थी, आपको याद हो तो अभी, है ना, जो जिसका उद्घाटन PM मोदी ने किया था, तो वो टनल भी इन्हीं कंपनी में से बनाई थी, है ना। ठीक है, तो इसका काम ये होता है। लेकिन अब इसके साथ दिक्कत क्या आ रही है कि ये लोन को चुका नहीं पा रही। ठीक है, लेकिन कंपनी के पास वैसे संपत्ति बहुत ज्यादा है, 1,15,000 करोड़ के आसपास की संपत्ति है। अभी द हिंदू में इसके ऊपर आर्टिकल भी आया था। लेकिन मेन बात क्या है, जो इसका लोन है वो बहुत ज्यादा है, और इसने जो लोन ले रखा है वो ले रखा है शॉर्ट टर्म लोन, है ना, छोटे समय के लिए लोन ले रखा है। और जिस प्रोजेक्ट में कंपनी ने लोन दिया है, ठीक है ना, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए आपको पता होगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से जो कमाई होती है वो काफी लेट होती है।
ठीक है, रोड बनने में 10 साल लग जाएंगे, हाईवे बनने में 10 साल लग जाएंगे, उसके बाद 10 साल बाद पैसा मिलेगा। ठीक है, लेकिन कंपनी ने जो लोन ले रखा है खुद ने, वो 4-4 5-5 साल के लिए शॉर्ट टर्म लोन ले रखा है। ठीक है, तो अब कंपनी को लोन तो जल्दी चुकाना है, लेकिन जो सामने वाली पार्टी है उनसे लोन का पैसा लेट मिलेगा। तो कंपनी के पास बोलते हैं लिक्विडिटी की प्रॉब्लम आ गई। लिक्विडिटी मतलब तरलता की प्रॉब्लम आ गई, पैसे नहीं है ना। ठीक है, कंपनी के पास संपत्ति तो है, लेकिन वही बात है ना कि अपन कभी भी घर बेच के आटा तो नहीं खरीदते। ठीक है, तो भले ही अपने पास घर हो, तो आटा थोड़ा ना खरीदने के लिए अपन घर बेच देंगे। अपन क्या करते हैं कि आटा खरीदने के लिए कोई ऐसी इनकम ढूंढेंगे जो रेगुलर इनकम हो, नौकरी करेंगे कहीं पे। ठीक है, उससे अपन घर का राशन चलाएंगे। तो कंपनी के साथ ये कुछ गलतियां हो गई है, तो ये है मामला पूरा का पूरा। तो इस केस में जो है, इसमें काफ़ी सारे इशू है कि रेगुलेटर कौन था, आरबीआई था कि सेबी था, ये भी इशू आ रहा है इसके अंदर। तो इसकी भी अब गवर्नमेंट क्या करवाने वाली है, वैसे ऑडिट ही करवाएगी। और पूरा जो मैनेजमेंट है चेंज कर दिया है। आपको पता होगा उदय कोटक जो है, कोटक कंपनी के जो ओनर हैं बैंक के, कोटक बैंक के, उनको इसके मैनेजमेंट के अंदर बिठा दिया है, सीनियर आईएएस को बिठाया है। इस तरीके से जो पूरा मैनेजमेंट है कंपनी का चेंज कर दिया है। ठीक है, वैसे इसका ज़्यादातर जो मैनेजमेंट था एक एक करके रिटायर हो गया था। तो ऐसी चीज़ें आप देखते रहिए, अपने एग्जाम में लिख सकते हैं इन आंसर एग्जाम्पल्स को। ठीक है, तो समझ में आ गया। स्पेसिफिक स्पेशल ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि जब गवर्नमेंट बोले कि ऑडिट कराएं, तो जैसे आईएलएफएस है, तो गवर्नमेंट इसकी ऑडिट करवाने के लिए अब क्या कर सकती है, बोल सकती है कि भैया चेक तो करेंगे इसके अंदर हुआ क्या था। ठीक है ना, कि मैनेजमेंट से कहाँ गलती हो गई। तो ये ऐसे भी ऑडिट हो सकती है। क्लियर क्या? तो समझ में आ गया आपको? आपके एक टॉपिक है, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, हिंट देता हूँ। सोशल ऑडिट। सोशल ऑडिट क्या होती है? जब जो बेनिफिट, ध्यान से समझना है ना, इंपॉर्टेंट है। आईएएस में भी पूछा हुआ है, आरएएस में भी पूछ सकता है। सोशल ऑडिट के अंदर क्या होता है, जो बेनिफिशियरी होते हैं स्कीम्स के, जिनको बेनिफिट मिलता है स्कीम्स के अंदर, वो लोग क्या है खुद ऑडिट करते हैं जाके, तो उसे बोलते हैं सोशल ऑडिट। सिंपल। आपको अपन सबको पता है कि एक मिड डे मील नाम का प्रोग्राम चलता है, जिसमें 8वीं क्लास तक के बच्चों को खाना खिलाया जाता है। ठीक है ना, सरकार द्वारा। अब अगर गवर्नमेंट चाहती है कि इसकी ऑडिट करवाए, और कौन सी ऑडिट करवाएं? सोशल ऑडिट। तो सोशल ऑडिट के अंदर कौन ऑडिट करेगा? बताओ, इसके खाने के जो है, खाना जो खा रहे हैं, कौन खा रहे हैं? बच्चे। उसके बेनिफिशियरी कौन है? बच्चे, उनके पेरेंट्स। तो सोशल ऑडिट कौन करेगा इस केस में? जो उनके पेरेंट्स होंगे, ठीक है, माता पिता होंगे, वो जाके चेक करेंगे। अब इसमें फाइनेंशियल इशू नहीं है, अब इसमें इशू है कि वो जाके चेक करेंगे खाने की क्वालिटी कैसी है, खाना बन कैसी परिस्थिति में रहा है। ठीक है ना, और पूरी हाइजीन वगैरह ये सब इशू चेक करे जाएंगे। तो वो क्या होती है? सोशल ऑडिट। तो सोशल ऑडिट कौन कर रहा है? जो उसके बेनिफिशियरी होते हैं, जो उस स्कीम के लाभ, जो जिनको उस स्कीम से फायदा मिलेगा। ठीक है, और गवर्नमेंट ने आजकल सोशल ऑडिट जो है, एक तरीके से आपने पता होगा, मेघालय शायद है स्टेट जिसने सोशल ऑडिट के ऊपर लॉ कंपलसरी कर दिया है। ठीक है, तो अपन को ये भी पॉइंट पता होना चाहिए। ठीक है, और मैं आपको एक और एग्जांपल दे सकता हूँ सोशल ऑडिट का। नरेगा, जो नरेगा स्कीम होती है, उसमें भी क्या है कि सोशल ऑडिट करवाना चालू हो चुका है। ठीक है, इवन जो पंचायत होती है, आपको पता होगा पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, पीआरआई, जो 14th फाइनेंस कमीशन आया था, उसके बाद पीआरआई को बहुत सारा पैसा मिलने लग गया। ठीक है, तो अब गवर्नमेंट ने क्या किया है, सीएजी ने बोल दिया कंपलसरी है कि भाई पीआरआई की क्या होनी चाहिए, सोशल ऑडिट होनी चाहिए, कि पंचायतों के पास पैसा आ रहा है तो वो उसे कैसे यूज कर रहे हैं, तो उसकी क्या करवाओ, सोशल ऑडिट। तो सोशल ऑडिट कौन करेगा बताओ? पंचायतों में जो फायदा होता है पंचायती राज का, वो फायदा किसको होता है? वहां के लोगों को। ठीक है, और वहां के लोगों के ग्रुप को क्या बोलते हैं अपन? ग्राम सभा। ठीक है, तो पंचायती राज जो इंस्टीट्यूशंस हैं, पंचायतें हैं, उसकी ऑडिट करने की पावर किसको दी गई है? ग्राम सभा को। तो ग्राम सभा कौन है? बेनिफिशियरी है, जो इसकी क्या करेगी? ऑडिट करेगी। तो ये कौन सी टाइप की ऑडिट है? सोशल ऑडिट है। ये अपने कोर्स में है, तो मैंने आपको बता दिया है, पूरा टॉपिक सिंपल है। तो सोशल ऑडिट के अंदर क्या होता है? तो मैंने आज आपको 3 टॉपिक बता दिए। ठीक है, तो सोशल ऑडिट के अंदर क्या होता है कि जो उस स्कीम के बेनिफिशियरी होते हैं, वही क्या करते हैं? उसकी ऑडिट करते हैं, तो उसे बोलते हैं सोशल ऑडिट। आप एग्जाम में 2-3 एग्जाम्पल याद रखना। एक तो कौन सा? पंचायत जो है
उसका एग्जाम्पल लिख दो, मिड डे मील का एग्जाम्पल लिख दो और नरेगा का एग्जाम्पल लिख दो, ठीक है। और पंचायत में लिख देना कि भाई 14th फाइनेंस कमीशन आने के बाद जो पंचायतों को पैसा है वो ज़्यादा मिलने लग गया है, तो सीएजी ने बोला कि भाई इतना सारा पैसा मिल रहा है तो आप क्या करिए, इन पंचायतों की ऑडिट कराइए। और ऑडिट कौन करेगा, जो इसके बेनिफिशियरी होंगे वही ऑडिट करेंगे, ठीक है। तो अपन ने 3 टॉपिक समझे, मीनिंग ऑफ ऑडिट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट और सोशल ऑडिट।